हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मुझे पता आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं एलजी आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस का। हो सकता है ये वीडियो लाइव होने से पहले पहले आपको अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिल गया हो, बट क्या कि आज इसका अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आने वाला है, तो उसके बारे में अपडेट लेंगे। और टाटा कैपिटल आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आ चुका है, उसकी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वगैरह जानेंगे, जिसकी लिस्टिंग 13 अक्टूबर को है। और दोस्तों 13 अक्टूबर को ही दो आईपीओ है, उनमें अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है। कैनरा रोबेको आईपीओ और रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ, इनमें आज दूसरा दिन था, उनका भी लेटेस्ट अपडेट जानेंगे। फाइनल अपडेट का वीडियो कल तक आपको मिल जाएगा। और कैनरा एचएसबीसी पहला दिन था, उसकी एंकर लिस्ट वगैरह भी जानेंगे। और एक और नए अपकमिंग आईपीओ की अनाउंसमेंट हो गई, उसके बारे में भी अपडेट लेंगे। उससे पहले दोस्तों जो वी वर्क आईपीओ जिसकी आज लिस्टिंग थी, लिस्टिंग एज एक्सपेक्टेड देखने को मिली। मतलब जैसी डिमांड थी, डिमांड इतनी ही थी, उस हिसाब से लिस्टिंग हमें देखने को मिली। एनएससी पर लगभग ये 648 में अलॉट हुआ था, एनएससी पर 650 रुपए के अंदर लिस्ट हुआ, और बीएससी पर 646 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ। तो बीएससी पर थोड़ा मतलब लॉस देखने को मिला और एनएससी पर थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिला, बट उसके बाद थोड़ा हल्की सी गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल एज एक्सपेक्टेड जैसी डिमांड थी उस हिसाब से हमें लिस्टिंग देखने को मिल गई। बाकी आप लोगों ने किया कि इसको होल्ड करके बैठे, सेल कर दिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ, हो सकता है भाई वीडियो लाइव होने से पहले पहले आपको अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिल जाए, वो मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको अपडेट कर दूंगा अगर ऐसा होता है तो। बाकी इसका अलॉटमेंट स्टेटस आज की फिनटेक की वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगा। मतलब आप में से किन किन लोगों ने अप्लाई किया, कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका सभी लोग इंतजार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी डिमांड बहुत जबरदस्त चल रही है ग्रे मार्केट के अंदर। मतलब अभी आज की तारीख में अगर लेटेस्ट ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो 36%, 36% के आसपास है। 415 रुपए पर शेयर के आसपास इसकी डिमांड चल रही है। कल मैंने 360 को क्या कि 36 रुपए बोल दिया था या लिख दिया था, इसके कारण काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन हो गया, तो वो 360 था, 36 नहीं था। अभी इसकी डिमांड 415 रुपए के आसपास है, काफी बढ़िया डिमांड है। कल से इसकी डिमांड थोड़ी और बढ़ गई है और इसके अंदर अलॉटमेंट की चांसेस काफी ज्यादा है सारी कैटेगरीज के अंदर। फिर दोस्तों आज और एक नए अपकमिंग आईपीओ की अनाउंसमेंट हो गई है, मिडवेस्ट आईपीओ, जो कि 15 अक्टूबर को ओपन होने वाला है। तो मिडवेस्ट आईपीओ 15 से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 5 रुपए पर आ रहा है। इस कंपनी का प्रीशियस स्टोन्स वगैरह जो होते हैं, ग्रेनाइट वगैरह स्टोन्स वगैरह, उसका काम है। बाकी ज्यादा डिटेल में मैं आपको रिव्यू वाले वीडियो के अंदर समझा दूंगा। प्राइस बैंड रखा गया 1014 रुपए से लेकर 1065 रुपए के बीच में। 14 मतलब 14 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल अगर इसका इश्यू साइज देखें तो 451 करोड़ रुपए का है, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 250 करोड़ रुपए के और ओएफएस है 201 करोड़ रुपए का। एम्प्लॉइज को 101 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। बाकी ज्यादा डिटेल्स मैं आपको रिव्यू वाले वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा कि कंपनी क्या काम करती है, महंगी सस्ती, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी ग्रे मार्केट में डिमांड वगैरह ओपन नहीं हुई है, जल्दी इसकी ओपन हो जाएगी डिमांड वगैरह। और दोस्तों अभी स्टॉक्स के साथ साथ इंडिया के अंदर क्रिप्टो का भी ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है और काफी लोग मुझसे पूछते भी हैं कि भी कौन सा प्लेटफॉर्म वगैरह यूज करें। इंडियाज लार्जेस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच, यहाँ क्रिप्टो, स्पॉट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस तीनों में आईएनआर में ट्रेड कर सकते हो। कॉइनस्विच इंडिया का पहला अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तीनों तरह की ट्रेडिंग ऑफर करता है, स्पॉट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। कॉइनस्विच स्पॉट में आप 300 प्लस क्रिप्टोज में ट्रेड कर सकते हो और कॉइनस्विच फ्यूचर्स में आपको मिलता है लोएस्ट फीस, 500 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और 100x तक का लेवरेज। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपए है ट्रेड करने के लिए तो आप 1 लाख तक का ट्रेड ले सकते हो। और आल्सो फ्यूचर्स में टीडीएस भी नहीं लगता है। ऑप्शंस में बीटीसी, ईटीएच और सोल। कॉन्ट्रैक्ट्स में बाय एंड सेल कर सकते हो विद एज लो एज 200 INR। और मजेदार चीज ये है कि यहां पर डेली एक्सपायरीज है और कॉइनस्विच FIU ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2.5 करोड़ प्लस यूजर्स के साथ इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। आप पूछेंगे सिक्योरिटी, तो बिल्कुल है। कॉइनस्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी मेंटेन होता है। टोटल कस्टमर्स की क्रिप्टो होल्डिंग है 2609 करोड़ रुपए के आसपास और टोटल कॉइनस्विच की क्रिप्टो होल्डिंग है 3045 करोड़ रुपए के आसपास। प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का मतलब है एक्सचेंज के पास यूजर्स के फंड से ज्यादा क्रिप्टो होल्डिंग्स है, which shows strong financial health। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दिया है। अभी जाके कॉइनस्विच चेकआउट करो। और हाँ, कॉइनस्विच ISO सर्टिफाइड भी है, सो यू कैन डिपॉजिट लार्जर फंड्स विदाउट टेंशन। फिर दोस्तों रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ, इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आज की तारीख में दूसरा दिन था और इसके सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं। QIB पोर्शन की तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स है और 2.37 टाइम्स ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है, काफी बढ़िया बात है। मैंने आपको कहा भी था कि भाई जिस आईपीओ में जीएमपी ज्यादा होगी तो उस आईपीओ को ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन ज्यादा ही मिलना है। तो सारे पोर्शन अच्छे सब्सक्राइब हो गए हैं। जीएमपी लगभग 22%, 22% के आसपास चली, 115 रुपए पर शेयर के आसपास। देखिए अभी तो 22% है, बट आप 10 से 15% ही मान के चलिए, क्योंकि जीएमपी की डेटा जो है फेक हो सकते हैं, गलत भी हो सकती है, इसके भरोसे हमको नहीं रहना है, ठीक है ना। और बाकी इस पर फाइनल अपडेट का वीडियो कल तक आपको मिल जाएगा। इसका अंदर जो लास्ट डे है वो है 13 अक्टूबर को, ठीक है। फिर दोस्तों दूसरा आईपीओ कैनरा रोबेको आईपीओ, ये टोटल 2 दिन के अंदर 0.48 टाइम्स मतलब अंडर सब्सक्राइब है और सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है। QIB इसकी तरफ से अभी तक श्री गणेश वगैरह भी नहीं हुआ है, हल्का फुल्का कुछ 1-2 एप्लीकेशन आई हुई थी, अलग बात है।
बाकी लगभग सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं मिला है, तो सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है। दो जो आईपीओ अभी ओपन है, रूबिकॉन रिसर्च और कैनरा रोबेको, इन दोनों में से रूबिकॉन रिसर्च को हल्का सा ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है, पर ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, दोनों लगभग सिमिलर टाइप की कंपनियां नजर आ रही है, मतलब जो इनके फंडामेंटल्स डेटाज वगैरह देखें उस हिसाब से रूबिकॉन को थोड़ा हल्का सा ज्यादा एडवांटेज हो जाता है, वो रिसर्च फील्ड के अंदर है इस कारण। और इसकी जीएमपी लगभग 11% के आसपास चली है, लगभग 30 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। बाकी आप लोगों में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई कर दिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फाइनल अपडेट का वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा। फिर दोस्तों कैनरा एचएसबीसी आईपीओ, इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए पहला दिन था और कल की तारीख में इसकी एंकर लिस्ट आ गई थी, डिस्कस नहीं कर पाए थे, इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसका सब्सक्रिप्शन देखे तो ये टोटल 0.09 टाइम्स, मतलब बहुत कम सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन देखने को मिला है, और क्यूआईबीस की तरफ से श्री गणेश हो चुका है, और बाकी सारे पोर्शन देखा जाए तो सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है, मतलब अभी रिस्पॉन्स थोड़ा कम मिला है, और इसका इश्यू साइज भी बड़ा है 2500 करोड़ रुपए के आसपास का। जीएमपी सिर्फ 1% के आसपास चल रही है, 2 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं, डिमांड अभी थोड़ी कम है। फिर बात करें एंकर लिस्ट की, एंकर लिस्ट बहुत ही शानदार आई है, 750 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं, मतलब अच्छा पोर्शन जुटाया, लगभग 30% के आसपास। पीआईआई से म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, अशोका, वाइटॉक, मिराई एसेट, डीएसपी, टाटा, क्वांट, मोतीलाल ओसवाल, इस तरह के कई बड़े नाम शामिल हैं, मतलब अच्छी एंकर लिस्ट कह सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर नाम अच्छे हैं। फिर एफआईआईस के अंदर अगर बात करें, अलियांज, अमुंडी, मार्शल, सोशल जनरल, इंटीग्रेटेड एशिया, कॉप्टल मॉरिशस, और भी एक दो नाम शामिल है एफआईआईस के अंदर, तो मतलब अच्छी एंकर लिस्ट आप इसको कह सकते हैं, लगभग 10 में से 7 जैसी रेटिंग दे सकते हैं आराम से। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह भी शामिल है, मतलब दोनों के अंदर डिसेंट नाम है, 3.5 उसकी रेटिंग, 3.5 इसकी रेटिंग, तो लगभग 10 में से 7 रेटिंग बन जाती है, तो एंकर लिस्ट में पूरा इसको 1 पॉइंट मिल जाता है। जीएमपी में 0 पॉइंट मिलता है, सब्सक्रिप्शन अभी अब धीरे धीरे पता चलेगा इसको कैसा मिलता है, बाकी जीएमपी कम है तो सब्सक्रिप्शन कम ही मिलने की संभावना है। वैल्यूएशंस में आधा पॉइंट दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं, तो अभी लगभग इसको मान के चले तो 3 में से लगभग 1.5 पॉइंट मिल रहा है, मतलब न्यूट्रल जैसी अभी इसकी रेटिंग बन रही है। बाकी मैं अपडेट आपको कर दूंगा, जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के अप्लाई करना चाहिए। फिर दोस्तों टाटा कैपिटल आईपीओ, उसकी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, 13 अक्टूबर मंडे को इसकी लिस्टिंग है, इसका अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आ चुका है, तो देखिए 326 रुपए के अंदर तो अलॉट हुआ है, और इसकी जो जीएमपी लगभग 9 रुपए के आसपास मान के चले तो 335 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की एक संभावनाएं नजर आ रही है। बाकी ज़्यादा तो अभी डिमांड बनी नहीं है, बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई एक रेंज लेके चले तो 330 से 350 रुपए के बीच में लिस्टिंग हो सकती है, मतलब इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है, उम्मीद है। बाकी नेगेटिव लिस्टिंग हो जाए तो भी कोई बड़ी शॉकिंग वाली बात इसीलिए नहीं होगी क्योंकि शुरुआत से इसकी डिमांड कम थी, बाकी हाँ संभावनाएं कम है, जिस हिसाब से कंपनी की रेपुटेशन है उस हिसाब से नेगेटिव लिस्टिंग की संभावनाएं कम नजर आ रही है। आप में से किन किन लोगों ने अप्लाई किया था और किस किस को अलॉट हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगभग मुझे लगता है सबको अलॉट हो गया होगा, और किसी को पहले बाय सेल करना है तो आप प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं 9:45 से पहले सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर, आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। तो अब लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अगर आपने अप्लाई किया है तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना बढ़िया ही स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये कि एयूएम के हिसाब से देखा जाए तो टॉप 4 इंडिया के अंदर जो कंपनीज है, जो ये लोन एनबीएफसीज वगैरह, उसके अंदर टॉप 4 कंपनीज में इसका नंबर आता है, तो बढ़िया बात है कि लीडिंग पोजीशन के अंदर है। बाकी इसकी रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन वगैरह बढ़िया है इसके, और ये सेक्टर देखिए हमेशा डिमांडिंग है, उधार पैसे देना, ब्याज से पैसा कमाना, बहुत बढ़िया मार्जिन वाला बिजनेस है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स ये है कि डेट टू इक्विटी रेशियो इसका जो है अदर पीयर्स के मुकाबले थोड़ा सा हायर साइड में है। दूसरी चीज है कि वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी है, थोड़ी सस्ती करनी चाहिए थी। बाकी आरओई और रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह ये भी थोड़ी कम है, तो ओवरऑल देखा जाए थोड़ा सा अट्रैक्शन कम नजर आ रहा है। इससे अच्छे और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस वाली जो बजाज फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, वो थोड़ी इससे अट्रैक्टिव ज्यादा नजर आती है, वो ऑलरेडी लिस्टेड है। बजाज फाइनेंस तो इसके अंदर टॉप लीडिंग है, मतलब सबसे बड़ी कंपनी भी है और बढ़िया काम कर रही है, अभी भी उसकी वैल्यूएशंस इससे थोड़ी सही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, देखिए ज़्यादा लिस्टिंग गेंस की उम्मीद ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि इसका ऑलरेडी मार्केट कैप 1,38,000 करोड़ रुपए के आसपास ऑलरेडी लार्ज कैप कंपनी है, तो ज़्यादा आप जो गेन का सोच रहे हैं वो तो लग नहीं रहा है। बाकी हो जाए तो बढ़िया बात है, ठीक है ना, तो इसके अंदर ह्यूज डिमांड आएगी तो क्या है कि एकदम से बढ़िया लिस्टिंग गेंस मिलेगा। तो ये नॉर्मल डिमांड अभी चल रही है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपका विचार है तो देखिए ऑलरेडी ये लार्ज कैप है, तो आप सोच रहे हैं कि भाई एकदम से पैसा डबल हो जाए, तो इसमें थोड़ा के टाइम लग सकता है। ये प्योर लॉन्ग टर्म बैट है, मतलब प्योर लॉन्ग टर्म मतलब ज़्यादा नुकसान तो नहीं करेगा, बट आप अगर सोच रहे हैं कि भाई पैसा एकदम से डबल हो जाए तो उसमें 5 साल 6 साल हो सकता है, उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए, तो ये पॉसिबल है। बाकी हाँ कोई डिमांड आती है एकदम से, कोई एकदम फ्लो आ जाता है
भाई एकदम से इसका मार्केट कैप बढ़ जाए, तो वो एक अलग चीज़ होती है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं, इसको होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो देख के आपकी अगर हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कोई भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल होल्ड सेल किसी का भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और कॉइन स्विच, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।